नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि घोषित। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के अवसर पर चारधाम यात्रा होगी शुरू। देश भर में बसंत पंचमी की धूम। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई। कोतवाली नगर पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से लगभग 4.5 लाख का स्मैक बरामद। आईएसबीटी पार्किंग और फ्लाईओवर सुधारीकरण कार्यों का निरीक्षण। डीएम सविन बंसल और एसएस तेजस सिंह ने किया निरीक्षण। यातायात प्लांट के सुधारीकरण को लेकर दिए निर्देश। और वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग ने कसी कमर। ग्रामीणों के साथ मिलकर की स्वाद गोष्ठी का आयोजन। वन विभाग ने ग्रामीणों से की अपना सहयोग देने की अपील। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार से सामने आ रही है। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन पहुंचे हैं हरिद्वार। वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। सीसीआर भवन में की उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय खेलों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर दिया जोर। एडीजी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश। किसी भी दशा में जनपद की फिजा ना हो खराब। उपद्रवियों को चिन्हित कर करे कड़ी कार्रवाई। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की करे तैनाती। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर रखे निगरानी। क्षेत्रीय नागरिकों, समाज के प्रबुद्धजनों और सामाजिक संगठनों के साथ करे संवाद। उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध, ये कहना है एडीजी का। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। श्रद्धालुओं और खिलाड़ियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं। और हमारे नेशनल गेम्स भी चल रहा है, वो भी कबड्डी आज सेमीफाइनल है और कल परसों से बाकी गेम्स का भी है। और खास करके कुश्ती और हॉकी का है, तो थोड़ा उस पर भी हमने आज सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लिया है। सभी हमारा लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिल्कुल अच्छे से रिव्यू कर लिया है और अच्छे से ड्यूटी लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है। थल क्षेत्र के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। सरस्वती पूजन और प्रसाद वितरण के साथ विद्यालय के बच्चों ने वसंतोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। साथ ही ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु की महत्वता पर सभी बच्चों ने मंच पर उल्लेख किया। इस मौके पर सरकार की ओर से हाईस्कूल परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को कमला नेहरू पुरस्कार स्वरूप 1000 की धनराशि दी गई। साथ ही विद्या भारती की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। गर्मियों के मौसम में आग की घटनाएं जंगलों में बढ़ जाती है। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है, जिसके चलते कालागढ़ में वन विभाग ने कार्बेट टाइगर रिजर्व कालागढ़ रेंज के अंतर्गत स्थानीय जनता के साथ मिलकर स्वाद गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को वनों में आग लगने के कारणों और वनों को अग्नि से बचाने सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी। गोष्ठी में वनों में आग लगने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और जंगली जानवरों पर मंडराने वाले खतरों के बारे में बताया गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से वनाग्नि को रोकने के लिए अपना सहयोग देने की अपील की है। आपको बता दें, स्वाद गोष्ठी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाई जाएगी। नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई जारी है। कोतवाली नगर पुलिस ने स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 4,50,000 की 14.36 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तस्कर से स्मैक बेचकर कमाए गए 12,360 रुपए भी बरामद किए गए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को सार्थक करने के लिए पुलिस लगातार तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। तस्करी में लिप्त संदिग्धों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं लक्खीबाग क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मद्रासी कॉलोनी से तस्कर को 14.36 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तस्कर ने अपना नाम करीम निवासी रेस्ट कैंप मद्रासी कॉलोनी देहरादून बताया। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह स्वयं भी नशे का आदी है। उसके द्वारा स्मैक मद्रासी कॉलोनी के ही एक स्थानीय पैडलर से खरीदी थी, जिसे महंगे दामों में बेचकर वो मुनाफा कमाने की फिराक में था। तस्कर से पूछताछ में प्रकाश में आए नशा तस्कर की तलाश की जा रही है। तस्कर पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है, जिसकी अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। एसएसपी और डीएम ने किया निरीक्षण। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम समीर बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने किया आईएसबीटी पार्किंग और फ्लाईओवर सुधारीकरण कार्यों का निरीक्षण। यातायात प्लान के सुधारीकरण को लेकर दिए निर्देश। आईएसबीटी पर छोटे हल्के वाहनों के लिए व्यवस्थित कलर कोड पार्किंग तैयार। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत फ्लाईओवर पर सुरक्षा इंतजाम के साथ यूटर्न कार्य 70% पूरा। आईएसबीटी फ्लाईओवर पर साइनेज, रिफ्लेक्टर, डिवाइडर संपूर्ण सुरक्षा इंतजाम के साथ जनमानस होगा समर्पित, कहना डीएम का। उद्घाटन की तैयारी तेज। आईएसबीटी में सुगम यातायात सुधारीकरण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नियमों का पालन न करने वालों के वाहन किए जा रहे सीज। बार बार नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस किए जा रहे हैं निलंबित। आईएसबीटी फ्लाईओवर पर सुरक्षा उपाय कर कारगिल की ओर किया लेफ्ट टर्न। आईएसबीटी पर 4 पार्किंग कलर कोड का कार्य पूरा। चाहे वाटर लॉगिंग की दृष्टि से देखें या ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसी दृष्टिगत प्लानिंग की गई थी और इसमें काफ़ी राउंड ऑफ डिस्कशंस के बाद अब आज ही हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो गया है ग्राउंड पे। जो कारगिल की तरफ हमारा नीचे सर्विस लेन थी वो काफ़ी नैरो थी और दिन के मैक्सिमम आवर्स वहाँ पर कंजेशन रहता था, तो ट्रैफिक वॉज नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली। ऊपर का जो फ्लाईओवर का कट है वो अब ओपन कर दिया गया है लेफ्ट के लिए। वहाँ पे प्रॉपर साइनेजेस और रिफ्लेक्टर्स और डिवाइडर्स लगाकर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है और जिससे हमारा मेजर ट्रैफिक फ्लो अब ऊपर से हो सकेगा। इसके साथ ही नीचे आईएसबीटी के सामने जो पहले हमारे फीडर व्हीकल्स थे, ऑटोज, टैक्सीज, रिक्शाज, उनके लिए कोई पार्किंग स्पेस नहीं थी, तो फ्लाईओवर के नीचे कट्स ओपन करके प्रॉपर विधिवत पार्किंग डेवलप करके उनको और सिक्योर किया गया रेलिंग से। वहाँ पे हमारी सारी पार्किंग डेवलप हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे इस तरह के फीडर वाहन वहीं पर पार्क्ड हैं। इसी तरह से आईएसबीटी का सेकंड गेट जो टुवर्ड्स दिल्ली जाता है वो ऑपरेशनल नहीं था, उसको भी ऑपरेशनलाइज करवा दिया गया है, वो अब खोल दिया गया है। तो जो उस साइड से जाने वाला फ्लो है बसेस का वो उसी साइड से रूट हो रहा है। अनावश्यक वो क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, तो जाम हमारा मिनिमाइज हो गया है। और इस तरह के कोई अनऑथराइज व्हीकल्स जिनको परमिट नहीं है रोकने का, जो अनऑथराइजली पहले स्टॉप ओवर करते थे आईएसबीटी के सामने, उनको एनफोर्समेंट भी की जा रही है हमारे एसपी ट्रैफिक द्वारा और आरटीओ द्वारा।
उनको सीज किया जा रहा है, लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं उनके। तो इससे उम्मीद है हमें एसएसपी साहब को कि जो हमारा इनिशिएटिव था उससे आम जनमानस को काफी राहत मिले। आज देश भर में बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में भी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। देश के अलग अलग कोनों से लोग हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इस दिन गंगा स्नान और मां सरस्वती की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके चलते ब्रह्म मुहूर्त से ही हरिद्वार के हर की पौड़ी में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत लेबर कॉलोनी के जंगल के पास अर्धनग्न मिले आशा देवी के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। आशा देवी को सिर पर पत्थर से वार कर और गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस और एसओजी की टीम ने पहचान करने के बाद हत्यारे को देहरादून रोड स्थित साप मोड़ के निकट से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में हत्यारे ने पुलिस पर 1 राउंड फायर किया, जबकि पुलिस ने 2 राउंड फायर कर हत्यारे के पैर में गोली मारी। हत्यारा ऋषिकेश कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ 8 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामले का खुलासा एसपी देहात जय बलूरी ने किया है। उन्होंने बताया कि बदमाश और हत्यारे की पहचान संजय गुस्साई कुम्हारवाड़ा ऋषिकेश के रूप में हुई है। बदमाश अभी अस्पताल में भर्ती है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के कब्जे से 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 बाइक बरामद हुई है। एसपी ने पुलिस और एसओजी की टीम को 10,000 का इनाम दिया है। दिसंबर की थी जब ये इसके जो परिजन थे, एक आशा देवी के परिजन आए थे ऋषिकेश थाने में, और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो वाइफ है वो पिछले 3 दिन से गुमशुदा हैं। इसमें कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो सीसीटीवी वगैरह हैं वो देखे जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 तारीख को इसे तरमीम कर दिया गया था अपहरण की धाराओं में, और उसके पश्चात फिर 19 तारीख को एक शव मिला था आईडीपीएल के पास, जो कि काफी दिन पुराना लग रहा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर जो उसके परिजन उनको बुलाया गया और इसकी पहचान आशा देवी के रूप में हुई थी। उसके बाद फिर जो सीसीटीवी देखे जा रहे थे उसमें जो संजय था वो स्कूटी में इस महिला को ले जाते हुए दिख रहा था। उसके घर पे दबिश भी दी गई थी लेकिन वो मिला नहीं, और पोस्टमार्टम में हत्या होने की पुष्टि हुई। उसके बाद फिर इसको तरमीम किया गया था हत्या की धाराओं में। जब इसको टीम्स बनाई गई, इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। एसओजी की टीम और जो हमारी थाने की टीम है संयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। कल ये जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो ऋषिकेश की तरफ आ रहा था, लेकिन जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वापस वो देहरादून की तरफ जाने लगा। हमारी टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए जब वो थोड़ा आगे गया तो वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा, और उसने जवाबी फायरिंग की। जब उसने फायरिंग की हमारी टीम के ऊपर तो जवाबी फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वो संजय है और वो यहाँ पे काफी दिनों से बाहर था, अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा था। और ये जो आशा देवी है ये उसे मिली थी 22 तारीख को, और एक जो झाड़ फूक करने वाला है उसके बारे में जानकारी कर रही थी। तो ये उसको लेकर गया था डोईवाला, लेकिन वो जो झाड़ फूक करने वाला था वो नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर ये जो व्यक्ति था इसने कहा कि आप मेरा नंबर ले लो, और जब मैं शाम को आपको लेने के लिए आता हूं। उस महिला ने फिर से उसे शाम को फोन किया तो ये उसको लेने के लिए आया था। उसके बाद ये लोग रायवाला से कुछ शराब वगैरह की और कुछ खाने पीने का सामान लेके आईडीपीएल में जो लेबर कॉलोनी है वहां पर शाम को बैठे थे। किसी चीज को लेकर इन दोनों में कहासुनी हुई। पूछताछ में इसने बताया कि इस महिला ने कहा था कि अगर तुम मुझे वहां पर लेके जाओगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और पेट्रोल भी डलाऊंगी, ये वाली बात हुई थी। उस महिला ने जब पैसे देने से मना किया तो इसने उसे धक्का दिया जिससे कि वो गिर गई, उसके सिर पे चोट आई, और इसने उसे मारने के प्रयास में उसने सबसे पहले इसका गला दबाया और उसके बाद फिर पत्थर से उसके सिर पर वार किया, जिससे कि उस महिला की मृत्यु हो गई। तो ऋषिकेश से आप तक की खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया है और जिसने हत्या की है उस आरोपी को भी पकड़ लिया है। पूछताछ में पता चला है कि हत्यारा ऋषिकेश कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ 28 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नरेंद्रनगर से सामने आ रही है, जहां पर बसंत पंचमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हुई घोषित। टिहरी के नरेंद्रनगर राजमहल में पूजा अर्चना के बाद हुई तिथि घोषित। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को होगी गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा शुरू। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि होगी तय। अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर 4 धाम यात्रा का होगा शुभारंभ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी है। टिहरी के नरेंद्रनगर राजमहल में पूजा अर्चना के बाद तिथि घोषित की गई। जी हाँ, आज इस पवित्र पर्व पे बसंत पंचमी के दिन ये मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं सारे देशवासियों को बताने में कि इस साल श्री श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 मई को 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। और मैं समस्त देशवासियों को मैं ये आश्वासन में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो यात्रा हो वो सुखद हो, शांतिपूर्वक और सफल हो। हमारा जो हमारा होता है वो 22 तारीख अप्रैल को होगा और सारे हमारे आसपास के महिलाएं आएंगी, गांव के सब लोग आते हैं और हमारे इस पवित्र तेल को निकालने में मदद करते हैं और इसी से श्री बद्रीनाथ के मंदिर में हम पहुंचाने जाते हैं। यह कहना चाहूंगा कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 4 मई 2025 को प्रातः मेघ लग्न में अर्थात लगभग 4 बजे से 6 बजे तक वो मेघ लग्न होगा। उस अवधि में भगवान बद्री विशाल के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर 22 अप्रैल 2025 को महारानी साहिबा के देखरेख में सुहागवंती स्त्रियां गाड़ू घड़ा जो अभी बद्री विशाल से आया है, भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों का तेल जो जाता है उसको सुहागवती स्त्रियों के हाथों से निकाल करके गाड़ू घड़ा जहां से बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेगा और विभिन्न स्थानों पर रुकने के पश्चात
अंततः 4 मई को वो बद्री विशाल पहुंच जाएगा, जिसके द्वारा भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाएगा। सभी लोगों पर भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहे। मैं देश विदेश से आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं राजगुरु आचार्य कृष्णानंद नौटियाल सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है, 4 मई से कपाट खुलेंगे। तो वहीं अगर बात करें केदारनाथ धाम की और गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की, तो वो किस दिन जो तय तारीख जो है उनकी तय होने की बातचीत चल रही है? संदीप, बातचीत कहीं नहीं चल रही है। ये पौराणिक एक कहें तो ऐतिहासिक दिन होता है। अगर आज की हम बात करें तो बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की ऐसी चीज तय होती है, और जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलना शुरू होती है। और अक्षय तृतीया को कहें तो गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलते हैं। तो आज बसंत पंचमी से जो लोगों को रहता है कि चार धाम की यात्रा भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने कब खुलेंगे कपाट, तो इसकी तिथि आज होती है। तो आज जो तिथि निकली है 4 मई, कहें तो 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट जो हैं वो श्रद्धालुओं के लिए खोल जाएंगे। और 26 फरवरी को जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन भगवान बाबा केदार के द्वार की ऐलान होगा। तो कुल मिला के कहें एक शुरुआत, एक उमंग आज कहें तो बसंत पंचमी शुरू हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं इसके बाद जब तिथि घोषित होती है भगवान बद्री विशाल की, तो कहीं ना कहीं अब सरकारें भी इस तैयारी में जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी हो जाता है। तो आज बसंत पंचमी के दिन जो 4 मई सुबह प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ एक 4 धाम की जो यात्रा की शुरुआत होती है कि इस दिन से यात्रा चलेगी, उसकी आज एक तरह से आधिकारिक घोषणा हो जाती है। तो कुल मिला के कहें 26 अप्रैल को गाड़ू घोड़ा तेल कलश यात्रा शुरू होगी और उसके बाद जो विधिवत कार्यक्रम होते हैं भगवान बद्री विशाल कपाट खोलने के, वो 22 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी। और 4 मई को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कमल, अगर बात करें अब तैयारियों को लेकर, तो अब जाहिर है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट जाएगा। और वहीं अगर बात करें साथ ही जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी इंतजार करते हैं कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो उनके भी व्यापार में वृद्धि होती है, उनको भी काफी कुछ यहाँ पर उम्मीदें जो है श्रद्धालु से होती है। हाँ संदीप, कहें तो चारधाम यात्रा यहाँ के लिए आर्थिकी के लिए बहुत बड़ी एक लोगों के लिए होती है। आर्थिकी यहाँ से बहुत उससे मिलती है। कहें तो इस बार सरकार ने यह भी प्रयास किया था कि शीतकालीन यात्रा को भी शुरुआत की जाए, और किया भी गया था। भले ही इतनी अभी नहीं जोर शोर से चली, लेकिन एक शुरुआत जरूर सरकार ने की थी कि 12 महीने तक ये चलनी चाहिए सरकारें, जिससे लोगों की आर्थिकी भी बढ़ती जाए। और ये बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो मेन जो अगर हम कहें ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड भी कहें तो मेन जो चारधाम यात्रा होती है इस पे लोगों का बहुत व्यवसाय जुड़ा रहता है। और यहाँ अब हम कहें खाली ये भी नहीं, और कहीं पर्यटन और धार्मिक पर्यटन कहें, टूरिस्ट पर्यटन कहें, उस पे पूरे चारधाम की यह लगातार चीजें चलती रहती है। और 12 महीने हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आता रहता है और बहुत बड़ी आर्थिकी होती है। सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि इस यात्रा को भव्य सुंदर और बनाया जाए और नए नए डेस्टिनेशन खोले जाएं, जिससे नई नई चीजें शुरुआत की जाए, जिससे जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन से लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो जिसकी गाड़ियों का काम हो, बसों का काम हो, और अगर कहें तो होटल का काम हो, और चारों धाम से संबंधित जितने भी व्यापार हैं वो आगे कैसे लोगों को बढ़ाए और क्या लोगों कैसे आर्थिक वृद्धि हो। इसलिए सरकार लगातार प्रयास की रहती है कि ऐसा सिस्टम किया जाए कि चारधाम की यात्रा चलती है, उसके साथ और अन्य चीजें, जैसे शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है और अन्य चीजें भी लगातार ये चीजें जारी रहें, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिकी 12 महीने बनी रहे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।